हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। मैं लिखा तो मैंने क्लास 9 था केमिस्ट्री का, लेकिन ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये क्लास 9, क्लास 10, 11th और 12th तक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में भी जब केमिस्ट्री पढ़ी जाती है वहाँ तक कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिकल एग्जाम कर देते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं बच्चे 12th के बाद में, उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टार्ट आपका क्लास 9th में होता है। केमिस्ट्री का बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो प्योर फॉर्म होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसका ये बेस है एक तरीके से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। सो एटम के बारे में कुछ मॉडल दिए थे साइंटिस्ट ने। पहले थॉमसन ने अपने मॉडल दिया, उसके बाद में रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। उसके बाद में हम फाइनली पॉइंट पे आए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हम फिल करते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे निकालते हैं, वो सब आज डिस्कस कर लेंगे हम आज की क्लास में, ठीक है। सो थोड़ा सा बताया तो हमें थॉमसन जो थे उन्होंने ये बताया, जो कि उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया अपना। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह होता है, इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिव है। उन्होंने बताया पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर। और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। जैसे तरबूज नहीं होता बच्चों, वाटरमेलन, उस तरबूज के अंदर जो तरबूज के बीज होते हैं ना वो जो बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, उसके आधार पे समझाया उन्होंने। उसका एक एग्जांपल ले लिया, तरबूज यानी कि वाटरमेलन जो होता है इस तरह से, उसका जो बाहरी जो एरिया होता है राउंड होता है वो उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर बताया। और जो तरबूज के अंदर बीज ऐसे होते हैं बिखरे हुए, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बिखरे हुए होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर। ये किसने बताया, थॉमसन ने बताया जी, ठीक है। उसके बाद में रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स फैलाए गोल्ड फॉइल लेके। तो वो काफी एक अलग ही टॉपिक है, वो मैं अलग क्लास में बताऊं आपको, ठीक है। अच्छा, जो मेन पॉइंट था हमारा कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फिलअप किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, समझने में प्रॉब्लम होती है उनको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और क्लास 10th में, 11th में, 12th में मेडिकल एग्जाम, आपका इंजीनियरिंग एग्जाम, सब में इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं एटम के अंदर। एटम की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले ये मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है सेंटर पॉइंट, एटम का जो सेंटर पॉइंट है बच्चों उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के अंदर 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के। उसको एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एक प्रोटॉन बोलते हैं और एक न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है एक तो, और एक न्यूट्रॉन होता है जी। एक का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। प्रोटॉन पे मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पे, सॉरी, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज हुआ, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात आई समझ में मेरी, ठीक है। उसके बाद में ये न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से सेल्स बनी होती है, इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है। ये बोर का जो मॉडल है, नील्स बोर, उसके अकॉर्डिंग है जी। नील्स बोर ने ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर
अलग अलग सेल्स बना दी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। नील्स बोर ने बताया थी, जो रदरफोर्ड के बाद में आए थे। ठीक है, एक और बना देता हूं आपको, ये लीजिए। ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए गए। उसके बाद में ये जो अलग अलग, जिसको हम सेल्स बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं बच्चों। ये ऑर्बिट नंबर 1 हो गया आपका, ये ऑर्बिट नंबर 2 हो गया, ऑर्बिट नंबर 3 हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर 4 हो गया। सो ऑर्बिट को हम लोग क्या लिखते हैं, एन से लिखते हैं जी। ये हो गया आपकी ऑर्बिट, यानी कि n इज इक्वल टू 1। ऑर्बिट नंबर 1 क्या है इसको। उसके बाद में इसी ऑर्बिट नंबर 1 को नील्स बोर ने के सेल का नाम दिया, के कक्ष का नाम दिया जी। इसको हम के सेल कहते हैं। ये लीजिए, ऑर्बिट नंबर 1 बोले तो के सेल, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा जो सेल है उसको उन्होंने ऑर्बिट नंबर 2 का नाम दिया, और सेल क्या कहलाया, एल सेल। देखिए ये n बराबर 2 हो गया, ऑर्बिट नंबर 2 है बच्चों, और सेल कौन सी है, ये एल है। इसको हम लिख सकते हैं एल सेल, ठीक है। उसके बाद में ऑर्बिट नंबर 3, n इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और ये हो गया आपकी m। उसके बाद में ऑर्बिट नंबर 4, n इक्वल टू 4, और ऑर्बिट नंबर 4 का क्या, सेल 4 का नाम क्या दिया, n। ये लीजिए, फिर से देखिए बच्चों, ऑर्बिट के अनुसार ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, और इनको जो सेल था के एल एम एन, ये के सेल होगी। दूसरी जो सेल है उसका नाम है एल, तीसरा ऑर्बिट है उसको क्या कहेंगे, एम सेल, और जो चौथा ऑर्बिट है उसको क्या नाम देंगे, एन सेल। ये के एल एम एन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने के बेस पे इनको नाम दिया गया। एन के आगे भी हम लोग इनको लिख सकते हैं, लेकिन जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे उस दौरान और आज जितने एलिमेंट्स डिस्कवर है उनमें जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इसके अंदर हम फिलअप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो ये आपके ऑर्बिट नंबर और सेल के बारे में बात होगी। अब ये जो एटम की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, दिखा दी मैंने आपको, इस तरह बना होता है एटम। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पे आ गए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरना आपको आ गया तो आपको वैलेंसी निकालनी आ जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ जाएगा, आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना आ जाएगा, और भी कई टर्म्स है वो आ जाएगी, ठीक है। आसानी से आ जाएगी, आप तुरंत जवाब दे दोगे चुटकियों में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था नील्स बोर के द्वारा, वो फॉर्मूला था 2n²। क्या है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सेल के अंदर क्या भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। 2n², n यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 है बच्चों, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 जिसको के सेल का नाम देते हैं हम, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए कितने आ सकते हैं, अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 1 है, अगर n इक्वल टू 1 है तो पहली जो ऑर्बिट होगी इस फार्मूले से उसमें कितने आएंगे, 2, n कितना है 1 है ना, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू 2, यानी कि ये हो गया 2। मीन्स टू से जो पहली ऑर्बिट होगी के सेल बोलते हैं उसको, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, उससे कम 1 आ सकता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्बिट नंबर 2 जिसमें n की वैल्यू 2 है, उसमें 2n² फॉर्मूले से कितना आएगा जी, 2 और n² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गई है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 कितना 8। मतलब जो ऑर्बिट नंबर 2 है जिसको हम के सेल कहते हैं, अगर वो पूरी भरी हुई हो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, बोले तो 8 आएंगे जी, ठीक है। अगर बात करें ऑर्बिट नंबर 3 जिसको हम एम सेल कहते हैं बच्चों,
इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा उसमें, देखिए 2 × 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लेके चल रहा हूं मैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 2, पहले हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 18। मतलब ये हुआ कि एम सेल जिसको ऑर्बिट नंबर 3 कहते हैं उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 आएंगे, 18 से अधिक नहीं आएंगे बच्चों। अगर बात करूं मैं ऑर्बिट नंबर 4 की, n बराबर 4, तो फॉर्मूला था आपका 2n स्क्वायर, 2n कितना है 4 है जी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 16 इंटू 2 कितना हो गया जी 32, बोले तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे जी, मैक्सिमम आएंगे इतने, इससे कम आ सकते हैं, कितने कम आ सकते हैं मैं बताऊंगा आपको, मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, ध्यान रखना 2, 8, 18 और 32, 2, 8, 18, 32, ये एक ऑर्डर के तरीके से होता है, ऑर्डर याद कर सकते हो इसको, 2, 8, 18, 32, 32 यानी कि 2, 8, 18, 32, ठीक है। क्लास 10th में भी एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है उसमें क्लास 10th के अंदर। ये मान लो कि क्लास 10th में जो पीरियड वाला चैप्टर है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला, पीरियडिक चार्ट वाला, उसमें सारी कहानी इसी के ऊपर है, ओके। और कुछ और उसमें अलग से एक्स्ट्रा है, वो याद करना पड़ता है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जी देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं, ये अलग अलग सेल के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो मैंने बताया अभी, ये ध्यान रखना आप। अब हम सबसे पहले अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेके और 20 तक, तो कम से कम आप लर्न कर ही लो, रट्टा लगा ही लो इसका, तो है ये चीज रखने वाली है, मैं कह सकता हूँ, और कोई चीज रखने वाली नहीं है, बाकी समझने वाली है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे 11th 12th में 30 तक, 30 से 40 जितना आप लोग कर सकते, मतलब मिनिमम आप कम से कम पहले इनिशियल स्टेप पे 20 तक, और उसके बाद में 30 तक, फिर धीरे धीरे आपको जितनी आपकी मेमोरी पावर कितनी है डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो 1 से 20 मैंने क्या बोला है, ये एटॉमिक नंबर होता है, एटम अपने नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए गए थे, एटॉमिक जो पीरियडिक टेबल है क्लास 10th में बताई गई है उसको, ठीक है। तो जो पहला एटॉमिक नंबर होता है वो हाइड्रोजन का होता है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, इसके अंदर प्रोटॉन भी 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो मैंने बताया था कि एटम है वो 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है बच्चों, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। बेसिकली एटॉमिक नंबर है क्या, जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर है क्या, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से लिखते हैं बच्चों, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है। अच्छा, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा और उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, एटम को स्टेबल बोले तो स्थायी करके रखते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बता दिया तो एटॉमिक मास क्या होता है जी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितनी दोनों की टोटल आएगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये साथ साथ मैंने टर्म बता दिया आपको, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अगर किसी एटम में अगर बात करते हैं हम, जैसे
हाइड्रोजन की बात कर ली, इसमें एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास 1 होता है और एटॉमिक मास की यूनिट होती है U, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है U। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, आप एटॉमिक नंबर अगर याद करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है बच्चों, 8 होता है। इस ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, प्रोटॉन भी 8 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों 8 होते हैं। तो इसका अगर मास की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों को आप प्लस कर दोगे तो कितना कहलाएगा बच्चों? 16। तो 16 U होती है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में U लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास जिस मेजर किया जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिए, जेड से लिखते हैं, डेफिनेशन बता दी, क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। ओके, और एटॉमिक मास बता दिया, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए कि किसी एटम जैसे हीलियम है, आपको बोला जाए हीलियम का एटॉमिक मास 4U है बच्चों, कितना है? 4U है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4U है। और आपको ये बोला जाए कि इसमें प्रोटॉन है बच्चों 2 है, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन आपके पास 2 है, न्यूट्रॉन आपको फाइंड करना है, एटॉमिक मास कितना है? 4 है। कितना है बच्चों? 4 है। आप बताओ मुझे न्यूट्रॉन कितना आ गया? 4 - 2 यानी कि 2 न्यूट्रॉन आ गया बच्चों। इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 9th क्लास में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मास दे दिया आपको, प्रोटॉन दे दिया, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, मास दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन निकाल सकते हो। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्लियर हो गया आपको। अब आते हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे वो सीख लिया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे थे हम। हाइड्रोजन में कैसे बढ़ते हैं, देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है। तो वैसे हम न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो पॉजिटिव लगाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हम इसको प्लस से भी लिख सकते हैं। वैसे इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें बच्चों, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये लो जी, इसको आपने ऐसे डॉट डार्क से भर दिया जी, ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है जी। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ गया और एक और भर दो आप। ओके, इसमें मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं, 2 से अधिक तो आ ही नहीं सकते। यानी कि ये जो सेल है, ऑर्बिट है, वो हीलियम के लिए कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी भर गई बच्चों। ठीक है, अब हाइड्रोजन, हीलियम के बाद में थर्ड नंबर पे आता है आपका लिथियम, Li, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3। तो क्या करोगे? 2 तो आप इस के सेल में आ गए, क्योंकि मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, 2 से अधिक नहीं आएंगे। एक आ सकता है तो हाइड्रोजन में देखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फिर वो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सेकंड सेल में। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं उसके रूल्स हैं कि जब तक प्रीवियस सेल पूरी नहीं भरी जाएगी तब तक दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। भाई जब तक आपका पेट खाली नहीं होगा, जब तक पेट खाली नहीं होगा तब तक आप उसमें और कुछ डाल सकते हो, नहीं ना? तो जब आपका पेट पूरा भर गया तभी तो आप किसी को दोगे या पहले मेरा पेट भर दो, है? तो ये सेल पूरी भर गई और अब अगली सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ये सेल पूरी नहीं भरती तो पहले इसे भर जाए। तो लिथियम के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो के सेल में आ गए, सॉरी के बाद में एल सेल में आ गए। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 आ गए इसमें और फिर 2 आएंगे इसमें। ठीक है, ये 2 पूरा भर गया और 2 फिर किस में आएंगे? एल सेल में आएंगे।
बेरिलियम के बाद में बोरॉन, बोरॉन में 5 होते हैं, तो 2 इसमें पहले आएंगे, फिर 3 आएंगे बाहर वाले में। बोरॉन के बाद में क्या, कार्बन, कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो इसमें आएंगे सेम और 4 आएंगे सेकंड सेल में। कार्बन के बाद में 7 नंबर होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कितने, 7 होते हैं, तो 2 तो आ गया इसमें और 5 आएंगे सेकंड में, इस एल सेल में, ऑर्बिट नंबर 2 में। ऑक्सीजन 8 नंबर होता है, तो 2 तो इसमें आएंगे, बाकी बच गए 6, वो कहाँ जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। ये लो जी, इस तरह से आप एटॉमिक नंबर 1 से लेके और 20 तक आप बना सकते हो, खुद बनाना। एक आधा और बता दूं बीच में, ठीक है। अगर किसी में कोई दिक्कत होती, डाउट होती, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि इसमें दिक्कत, मुझे लगता नहीं ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। अब देखिए 2 इसमें आ गए और इसमें कंप्लीट मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 आएंगे, हमने 6 भर दिए, 2 और भर देता हूं मैं, ये लो जी 8। सो 8 इसमें आ गए और 2 इसमें, टोटल हो गए 10। 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का। सो ये नियोन के लिए स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें 2 हो गए और 8 इसमें आ गए। इसमें 8 ही आएंगे बच्चों, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात, 8 से अधिक नहीं आएंगे। अब नियोन के बाद में एटॉमिक नंबर 11 वाला होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे भरोगे जी, भाई 2 तो ऐसे भरोगे, 8 इसमें भरोगे, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हो, तो फिर आपको थर्ड सेल बनानी पड़ेगी, ये वाली। ये लो जी, थर्ड सेल बना दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन तो आया के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन आया इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आया थर्ड में। ऐसे आपने रिप्रेजेंट किया, 2 8 1 2 8 1 के एल और एम सेल। ये जो आपने डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। मींस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहा है बच्चों, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम से पहले अगर बात करें हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 था बच्चों, कितना था, 8 था। तो कैसे भरा उसमें आपने 8 में, सबसे पहले तो 2 भरा आपने, फिर कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये सेकंड में जो सेल थी, ऑर्बिट था, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपने ये 2 सेल में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, तो ये कहलाया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप सभी प्रकार के एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते होंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है 12 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। तो 2 इसमें आएंगे, 8 आएंगे और फिर 2 इसमें आएंगे, 2 8 10, इसको लिखेंगे 2 8 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 13 होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है 14 सिलिकॉन, 15 होता है फास्फोरस, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम और 20 नंबर होता है कैल्शियम। मैं 20 तक ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग आगे चलता जाएगा आपका। सो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 और 2 12, ठीक है। अब इसमें कितने आ सकते हैं, 2 भर दिए मैंने, और भर सकता हूँ, 3 भर दिए, 4 5 6 7 भर दिए और 8 भर दिए, 8 भर दिए। देखिए 2 इसमें, 8 इसमें, 10 और 8 इसमें 18। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए, ठीक है। अब 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन का होता है। समझ में आई मेरी बात। सो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, बाकी जो तो अगली सेल में जाएंगे ना। आर्गन से पहले क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, उसका आप इसी तरह से भर लोगे जी। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 है तो 2 कम आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन ध्यान रखना, पहले इस सेल को भरना है, फिर इस सेल को, इस सेल में मैक्सिमम 8 आएंगे, 8 के बाद अगले में जाएंगे। अब जी आर्गन के बाद क्या चक्कर है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए। आर्गन का होता है 2 8 और 8,
K में 2 आ गया, L में 8 आ गया और इसमें M में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब आर्गन के बाद में क्या होगा बच्चों? आर्गन के बाद में आपका 19 होता है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K। ठीक है, तो हिसाब से तो आपके हिसाब से देखिए जी 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 के बाद में कितने बच गए? 9 बच गए। तो आपके हिसाब से तो कि सर इसमें तो 9 आ जाने चाहिए, यही ना कि इसमें कितने आ जाने चाहिए? 9 आ जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी जो ऑर्बिट होती है उसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम कितने आएंगे? 18 आएंगे, ये बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं आएंगे। एक ऑक्टेट नियम होता है, ये ऑक्टेट लॉ होता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो K सेल है उसको छोड़ के बाकी जो सेल्स है उसमें मिनिमम टू मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे वो एटम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और वो जो सेल है वो क्या होनी चाहिए? उसकी आउटर मोस्ट सेल होनी चाहिए। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी जो सेल होती है, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उस सेल की बात है। यानी कि इस सेल को छोड़ के इसमें अगर केवल 2 ही है और बाकी सेल नहीं है तो भी एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, केवल इसको छोड़ दें हम, K सेल को छोड़ दें और K सेल के बाद में L, M, N जो सेल्स हैं उनमें से जो आउटर मोस्ट सेल होगी सबसे बाहरी, जैसे इस एटम के लिए आउटर मोस्ट सेल होगी बच्चों ये होगी, ये और ये नहीं हुई। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली जो सेल होगी उसके बारे में बात करता हूँ। सो आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? जो मैंने बताया था, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें 18 होने चाहिए और इसके बाद जो सेल आती है उसमें 32 यानी कि 32 होने चाहिए। मैक्सिमम इतने होने चाहिए, तो वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब होता है बच्चों किसी और एटम के साथ में वो रिएक्शन नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा, चुपचाप शांत होकर बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा। हर कोई क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, हर कोई स्टेबल होना चाहता है ये लाइफ के अंदर। तो एटम की कहानी वही है, ये भी तो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, सो बात कर रहा था मैं एटॉमिक नंबर 19 की। 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे और इसमें 9 नहीं आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना। देखिए 9 इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के अंदर नहीं भरे जाएंगे। 9 से लेके 10, 11, 12, 13 यानी कि 17 तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन अगर है पूरे तो वो इलेक्ट्रॉन 18 पूरे भरे जाएंगे। अगर इसमें 2 भर दिए, इसमें 8 भर दिए, 8 भरने के बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 18 आपके पास पूरे बच गए तो इसमें आपके 18 पूरे आ जाएंगे। अगर 17 बच गए, 16 बच गए, 10 बच गए, मतलब 9 से लेके 17 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए वो नहीं आएंगे इसके अंदर। तो क्या होगा? तो जी पहले 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, 8 पीछा नहीं छोड़ेगा जी। हाँ, पहले 8 आएंगे, 8 भरने के बाद में जो बच गए वो अगली सेल में जाएंगे। कैसे? देखिए 19 वाला बताया था, 2 इसमें आ गए, 8, 10 और इसमें 8 भरे जाएंगे, 9 तो आएंगे ही नहीं। 10, 11, 12 मैंने बताया 17 तक नहीं आएंगे। 18 होगा तो पूरा आएगा। 18 के बाद में 19, 20, 21 से लेके 31 तक, यानी कि 19 से लेके 31 तक जो भी बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एक सेल के अंदर एक साथ नहीं आएंगे। तो अगर 32 पूरे हुए तो पूरे 32 आएंगे किस सेल में? एन सेल में, ऑर्बिट नंबर 4 में। अगर 32 से कम है तो 32 से कम कितने होंगे फिर? जो पूरे मैंने बताए थे 18 होंगे, क्योंकि 30 या 31 या 27 ये तो भरे ही नहीं जाएंगे। 32 से पहले जो मैंने कंप्लीट सेल भरने के लिए इलेक्ट्रॉन बताए थे वो कितने बताए थे? 18 बताए थे, 18 बताए थे। ठीक है, एम सेल ऑर्बिट नंबर 3 में। तो अगर 18 होंगे तो वो आ जाएंगे, 18 नहीं होंगे तो जो 18 से कम है इसका मतलब 8, 8, 8 करके भरोगे। और अगर 18 से ज़्यादा है तो भी आप अगर 18 पूरे है तो पूरा भर देंगे और बाकी जो बच गए वो भी 8, 8, 8 करके भर जाएंगे। अगर 32 पूरे हैं तो 32 पूरे आएंगे। देखिए थोड़ा इस फिगर के थ्रू आसानी से और समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें बच्चों आप क्या करना पड़ेगा? 2, 8, 10 और 18 एक सेल और बनेगी बच्चों। ये लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। 2 इसमें आ गए, 8, 10, 8 आ गए, इसमें 18, एक बच गया ना।
क्योंकि 9 तो पूरे आएंगे नहीं, वो इसमें जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2881, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम, उसमें 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें 18, सॉरी 2 8 10 8 18 बच गए 2 फिर किस में जाएंगे, लास्ट वाले में। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 और 2, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप 20 तक एटलीस्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा और आगे एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो कि आपने 2 इसमें भर दिए, 8 10 हो गए, फिर 10 के बाद में आपके पास पूरे 18 बचते 10 के बाद, यानी कि 18 और 10 28, जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, इसमें पूरे 18 आ जाएंगे। अगर मान लो 2 8 10 भरने के बाद में आपके पास कितने बच गए बच्चों, सपोज करो 17 बच गए, 27 बच गए। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है टोटल, उसमें से 2 आपने भर दिए, 8 10 हो गए, 10 के बाद में 17 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो 17 कैसे भरोगे, 17 पूरे तो आएंगे नहीं, मैंने बताया था पूरे कितने आएंगे, 8 आएंगे, यानी कि 2 इसमें 8 10 8 18, 2 8 10 हो गए, 10 18 और इसमें 8 आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कितने हो गए, 2 इसमें आ गए, 2 8 10 10 और 8 है 18, और 18 और 8 26, एक बच गया। तो उसके लिए और सेल बनानी पड़ेगी आपको, अगली सेल हो जाएगी, ये लो जी, ये एक और सेल होगी, उसमें जाएगा जी वो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। ध्यान रखना 9 से लेके 17 तक नहीं भरे जाएंगे, उसमें पहले 8 भरोगे, 8 करके उसके बाद में अगली सेल में भरोगे। फिर 19 से लेके 31 तक भी नहीं भरे जाएंगे, वो भी अगर आपके पास उससे पहले 18 बचे तो पूरे 18 भर दो, अगर 18 नहीं बचे, 18 से कम है, तो फिर वही 8 करके दो। बात आई समझ में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया मैंने, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिट्स, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर बता दिया मैंने, एटॉमिक मास बता दिया, अलग अलग सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं वो बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बस ये 2 टॉपिक की और बात कर लेते हैं। वो वैलेंसी या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप निकालोगे बच्चों। जैसे सपोज करो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 आया बच्चों, कितना आया, 2 8 1 आया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल को हम कहते हैं वैलेंसी सेल, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में, 1। अगर बात करें कैल्शियम की तो 2 8 8 और 2, कैल्शियम एटॉमिक नंबर ध्यान रखना 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। क्या बताया मैंने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सो आउटर मोस्ट सेल आपको ये नजर आ रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 है, इसे कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समझ में आ गया आपको। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी के बारे में बात करते हैं, और वैलेंसी से ही चार्ज के बारे में पता लगेगा। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसमें बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं उसको, और उस बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम की डेफिनेट जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं,
वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी में बताया जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होंगे। कंबाइन कैसे होंगे? या तो अपने इलेक्ट्रॉन वो एटम लूज करेगा या फिर वो गेन करेगा, या फिर क्या करेगा, ना तो लूज ना तो गेन, क्या करेगा फिर वो शेयर करेगा जी, मिल बांट के हाथ मिला के चलेगा जी। ना तो लूज करेगा और ना गेन करेगा, वो फिर क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयर वाली कहानी आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। सो इसकी बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब लूज क्यों करता है? देखिए स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने बताया था ऑक्टेट नियम के अनुसार, केवल के सेल को छोड़ के, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएंगे तो आपके पास 2 8 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने आ गए, अब 8 बच गए, 2 इसने लूज कर दिया। अब लूज क्यों करे, गेन भी तो कर सकता था, ध्यान करना। देखिए कोई भी आप काम करते हो उसमें एनर्जी लगती है, सो वैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करने में और गेन करने में एटम को भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप भी वही काम करोगे जिसमें एनर्जी कम लगती है, तो एटम भी वही काम करेगा जी। हमारी बॉडी के एटम से बनी हुई पूरी, ठीक है। तो एटम ही वही काम करेगा जिसमें एनर्जी कम लगती हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका रिएक्ट नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा, ना गेन करेगा ना लूज करेगा, कोई किसी को उंगल नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। अगर 1 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर हलचल पैदा होगी जी, हाँ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर उसके अंदर 4 से कम है, अगर आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान समझना इस बात को, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो कि 4 से कम हो गए, अगर ऐसा है तो उनको क्या करना है जी, अगर 1 है तो उसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए बच्चों, 7 चाहिए, क्योंकि स्टेबल तो तभी होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 2 है तो 8 बनाने के लिए उसको 6 चाहिए जी, अगर 3 है तो 8 बनाने के लिए उसको 5 चाहिए ना। अच्छा, अगर बात करें इधर 5 है तो उसको 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, 6 होने पे 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, और 7 है तो 8 बनाने के लिए कितना चाहिए जी, 1 चाहिए। 8 पे हमारा फोकस है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तो एटम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 निकाल दे ये कि भैया ले जा तू, छूट गया पीछा, है। सो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी इसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, और 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी इसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए इसको, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो भैया ज्यादा एनर्जी इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जिसमें एनर्जी कम चाहिए। जो आप करते हैं हम करते हैं भाई, शॉर्ट में काम हो जाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए, एनर्जी भी नहीं लगनी चाहिए, तो ये काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, साथ वाले को बोलेगा भैया ले जाते, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसके जो पहले वाली सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ये वाला, इसका आउटर मोस्ट में 1 निकल गया, अब ये बच गया जी 2 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 लेगा नहीं, एनर्जी अधिक चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा ही जिसके 2 होंगे वो भी 2 निकाल देगा, 6 लेगा नहीं, 6 के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको। जिसके आउटर मोस्ट में 3 होंगे वो 3 निकाल देगा, ठीक है। 5 लेगा नहीं, क्योंकि 5 लेने में अधिक एनर्जी चाहिए, ओके। सो 1 2 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, गेन नहीं करेंगे, और लूज करके अपने आप को स्टेबल बना देंगे। और जो एटम, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन बनते हैं ना उसको कैटायन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कैटायन। आयन क्या होता है, बेसिकली चार्ज्ड स्पीशीज को
आयन कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कैटायन कहते हैं। अच्छा अब बात करते हैं इनकी, तो सेम वही कहानी, 5 होने पे इसको 3 चाहिए तो क्या करेगा, या तो 5 निकाल दे या 3 ले ले, क्या काम करेगा ये, ऑब्वियसली 3 लेगा, एनर्जी कम उसी में तो लगती है। ये 5 वाला 3 ले लेगा, जिसके आउटर मोस्ट में 6 होंगे वो 2 ले लेगा, जिसके 7 होंगे वो 1 ले लेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये 6 5, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी कम चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आयन बनता है, वो एनायन बनता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो नॉन मेटल्स होती है उन सभी पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन बनाती है नॉन मेटल जो होती है, और जो मेटल होती है वो कैटायन बनाती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाती है, प्रॉपर्टी होती है मेटल की। और नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाती है, प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। ठीक है, अब 8 वाली तो कहानी खत्म ही है, ये तो कुछ करेगा नहीं। अब 4 वाला क्या करेगा भैया, मैंने क्या बताया था, 4 वाले को क्या करना है, ना तो इलेक्ट्रॉन देना है इसको ना लेना है, क्योंकि इसके लिए दोनों ही कहानी है, देने और लेने दोनों में सेम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा अपने चाहे न देगा, दूसरा जिसके साथ इसको बॉन्ड बनाना है उसके हाथ मिला लेगा, जैसे चलो शेयर कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ताकि क्या होगा, इसके 4 इसके पास रहेंगे और जो इसके साथ दूसरा होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास रहेंगे, बट दोनों मिलके एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। और उस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से और लूज करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो कंपाउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे कैसे होंगे मैंने बता दिया, ध्यान रखना। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि वैलेंसी कितनी है उसकी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितनी है। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।